नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार ने जब 500 और 1000 के पुराने नोट को बैन किया तो कयास लगाया गया कि देश में जारी नकली नोटों के कारोबार पर लगाम लग जाएगी। लेकिन नोटबंदी के 5 सालों बाद भी नकली नोटों के मिलने का सिलसिला जारी है और छत्तीसगढ़ इन नकली नोटों को खपाने की नई मंडी बनकर उभरा है। बीते कुछ सालों के आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि नकली नोट के साथ छत्तीसगढ़ में नशा कारोबारियों के लिए एक बड़ा डंपिंग जोन बन गया है। तो इन कारोबार के पीछे कौन लोग हैं? नकली नोट और ड्रग्स के कारोबार पर रोक लगाने के लिए शासन प्रशासन क्या कर रहा है? इन सभी तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे हम अपनी एक रिपोर्ट के जरिए और चर्चा के जरिए। भिलाई के हाउसिंग बोर्ड इलाके से नकली नोटों का एक बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। दुर्ग पुलिस की मदद से मध्य प्रदेश की राजगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हाउसिंग बोर्ड इलाके से 54 लाख के नकली नोट और नोट छापने वाला प्रिंटर जब्त किया है। दरअसल राजगढ़ पुलिस ने जीरापुर और आगर से पकड़े गए नकली नोट खपाने वाले आरोपियों की निशानदेही पर भिलाई से विजय सिंह नाम के युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी 1 करोड़ के नकली नोट छापने की तैयारी में था। राजगढ़ की पुलिस और दुर्ग की छावनी पुलिस के द्वारा संयुक्त रेड की कार्रवाई की गई जामुल क्षेत्र में और वहां मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। चूँकि भिलाई में आकर लोग अपने आप को छुपाते हैं, उसकी तस्दीकी और उनकी पहचान के लिए हमारे द्वारा किराएदारों की सूची मंगाई जा रही है और अचानक औचक निरीक्षण जो इन इलाकों में किया जाएगा। आरोपी पहले इंदौर में नकली नोट छापने का कारोबार करता है। 2003 और 2017 में नकली नोट के मामले में ये गिरफ्तार हो चुका है। जाहिर है इंदौर से भागकर विजय ने भिलाई से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नकली नोटों का नेटवर्क बनाया। आंकड़े बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ नकली नोटों के जालसाजों का एक नया गढ़ बन चुका है। बीते 4 साल में करीब 66 मामले दर्ज हुए, जिनमें कुल 110 आरोपियों से 80 करोड़ से ज्यादा के नकली नोट जब्त किए गए। 2018 से 2021 तक महासमुंद, मुंगेली और दुर्ग जिले से जाली नोट बरामद किए गए। पुलिस भी मानती है कि सीमावर्ती जिले अंबिकापुर, कवर्धा, राजनांदगांव, महासमुंद और बस्तर में नकली नोट बनाने के कई गैंग सक्रिय हैं, जो अपने नेटवर्क के जरिए छत्तीसगढ़ समेत पड़ोसी राज्यों में इन नोटों को खपाते हैं। पुलिस को उम्मीद है कि भिलाई से विजय की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश पे नकली नोट खपाने वाले एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश होगा। दूसरी ओर इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी शुरू हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में ये अवैध मंडी नशा का कारोबार का छत्तीसगढ़ बन गया है और निश्चित रूप से जो छत्तीसगढ़ का जो आने वाला भविष्य है वो खतरे में है। इनके ऊपर सरकार का जो कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल नहीं है। 15 साल भाजपा की सरकार में छत्तीसगढ़ में अवैध शराब, ड्रग्स, नारकोटिक्स सब कुछ सरकारी संरक्षण में चलता रहा। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इस पर रोक लगाई जा रही है। लगातार गाड़ियों से गांजा, अवैध शराब जब्त किया जा रहा है। न केवल नकली नोट बल्कि गांजा तस्करों के लिए भी छत्तीसगढ़ एक डंपिंग यार्ड बन चुका है। तमाम कड़ाई के बावजूद ओडिशा से सटे महासमुंद जिले में गांजा तस्करी जारी है। पड़ोसी राज्य से गांजे की बड़ी खेप महासमुंद के रास्ते राजधानी रायपुर और दूसरे जिलों तक पहुंचाई जाती है। पुलिस अब तक करीब 10,000 टन गांजा जब्त कर चुकी है। समय समय पर पुलिस कार्रवाई करती रही है, लेकिन ये भी सच है कि ब्राउन शुगर, कोकीन और अफीम समेत चरस की खपत राज्य में बढ़ती दिखी है। इसी चिंता को देखते हुए IBC 24 ने बीते दिनों 1 महीने से ज्यादा वक्त तक राजधानी में फलते फूलते नशे के कारोबार के खिलाफ मुहिम चलाई थी, जिसका असर भी हुआ, एक्शन भी दिखा। लेकिन चिंता पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। अब देखना है शासन प्रशासन इन घटनाओं पर कैसे लगाम कसता है। भिलाई से मनेंद्र पटेल के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ के जो कम उन्नत जिले हैं, खासतौर पर जो कस्बाई शहर हैं, वहाँ पर ये नकली नोटों का कारोबार बहुत ज़्यादा चल रहा है और ये अभी से नहीं चल रहा। बीते कई सालों से छत्तीसगढ़ में इस तरह का काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस सरकार आने के बाद ही ये काम हो रहा है, लेकिन लगातार कई वर्षों से ये काम चल रहा है। जब मोदी जी ने नोटबंदी की थी उससे पहले से भी चल रहा था, उसके बाद भी चलता रहा।
जहाँ तक गांजे का सवाल है तो गांजे के लिए छत्तीसगढ़ एक सेफ रूट है, जहाँ से चाहे महासमुंद के रास्ते, चाहे जगदलपुर के रास्ते, चाहे कोंडागांव के रास्ते छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं और मध्य प्रदेश में निकल जाते हैं। उसमें बीच बीच में कभी कभी पुलिस की कार्रवाई, आरटीओ की कार्रवाई में पकड़े जाते हैं। एक नया ट्रेंड और है जो युवाओं के बीच में ड्रग्स का, जिसमें कोकीन, हैश और उसके अलावा वीड्स, इस तरह की चीज़ें भी सामने आती रहती हैं। और ख़ासतौर पर राजधानी और राजधानी से जुड़े जो बड़े शहर हैं जैसे भिलाई, दुर्ग, वहाँ पर जो युवाओं के बीच में, छात्रों छात्राओं के बीच में, बड़ी यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के आसपास जो पान के ठेले हैं वहाँ पर जो फॉइल के रूप में मिलता है, उसके साथ फिर आसपास के ढाबों में जो वीड्स मिलता है, उसका छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश में इस तरह की चीज़ें बढ़ रही हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ एक सेफ जोन के रूप में सामने आ रहा है। पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन जो इनका किंग पिन है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, जिनके मार्फत ये सब चीज़ें यहाँ आती हैं, चाहे वो नकली नोट की बात हो और चाहे ड्रग्स की बात हो, चाहे गांजे की बात हो। अभी तक कोई सरकार इनके जो मुखिया हैं उनको नहीं पकड़ पाई है, इनका जो सरगना उस तक नहीं पहुँच पाई है। बीच बीच में छोटी मोटी कार्रवाइयाँ होती रहती हैं। तो छत्तीसगढ़ कितना सुरक्षित है और छत्तीसगढ़ में क्यों ये सब हो रहा है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। भारतीय जनता पार्टी संजय श्रीवास्तव जी हैं और कृषक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो चूंकि आपकी सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान होता है कहना कि कांग्रेस की सरकार जब से आई तब से इस तरह का काम हो रहा है, लेकिन आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि ये लंबे समय से काम चल रहा है। आपकी सरकार ने बीच में जब हमने 45 दिन लगातार ड्रग्स के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी तो आपकी पार्टी की जो सरकार है और यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उसने उस पर नकेल भी कसी थी, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया था। लेकिन फिर जिस तरह से लॉकडाउन खुला और जो ढाबे, कैफ़े फिर से गुलजार हुए, उसके बाद लगातार फिर से कार्रवाई, जो ड्रग्स का कारोबार है वो सामने आने लगा। लेकिन अब बड़ी चिंता नकली नोट को लेकर भी हो रही है। छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर जो खेतिहर मजदूर हैं, किसान हैं, ऐसे लोगों के बीच में इस तरह के नकली नोट चलाना बहुत आसान होता है, इसलिए छत्तीसगढ़ में इस तरह के नोट खपाए जाते हैं। मध्य प्रदेश से, इंदौर से यहाँ आकर लोग अपना ठिया बनाते हैं और उसके बाद यहाँ पे इस तरह के जाल को फैलाते हैं। आपकी सरकार क्या कर रही है और इस पर क्या होना चाहिए? डॉक्टर साहब, दरअसल में आपका कहना बिल्कुल सही है, मगर इसके अगर पृष्ठभूमि में अगर आप जाएंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी लागू करते हुए बाहर आएगा और उन्होंने 1500 वोट बनकर चलिए, हमारे सुरेंद्र शर्मा जी संपर्क टूट गया है। संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। संजय जी, आपकी पार्टी के नेताओं के लिए कहना बहुत आसान होता है कि जब से कांग्रेस सरकार आई तब से इस तरह की गतिविधियां बढ़ गई। क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नहीं होता था और इसके पीछे कारण क्या समझ में आता है? यदि सरकार पे और पुलिस पे यदि एलिगेशन ना भी लगाया जाए तो एक आपको, कोई जनता के बीच में रहते हैं, आपको खुद समझ में आता होगा किस तरह से ये गतिविधियां संचालित होती हैं और उनके पीछे कौन लोग रहते हैं। क्या राजनीतिक संरक्षण रहता है हमेशा? देखिए शिरीष जी, एलिगेशन का विषय नहीं है, विषय बड़ा गंभीर है ये। यदि किसी प्रदेश में नशे का कारोबार होता है, किसी प्रदेश में तमाम प्रकार के ड्रग्स की बातचीत होती है, या फिर इस तरीके से जो तस्करी है, या फिर हम कहें कि नकली नोटों को जिस तरीके से उसकी छपाई होती है, तो मुझे लगता है ये कोई एक राजनीतिक आरोप का विषय नहीं, बड़ा एक गंभीर विषय है किसी भी राज्य के लिए, और राज्य में जो दल सत्ता में है उसके लिए एक बड़ा विषय है। देखिए, कांग्रेस की सरकारों का इतिहास हमारा आरोप नहीं है, ये कांग्रेस की सरकारों का इतिहास रहा है। और यदि मैं 2.5 वर्ष की बात करूं कि 2.5 वर्ष के बाद यदि कांग्रेस की सरकार के बाद छत्तीसगढ़ को लोग अपराधगढ़ क्यों कह रहे हैं, केवल बात यह नहीं कि नकली नोटों का जखीरा पकड़ा रहा है, बल्कि ऐसे कौन से अपराध हैं जो इस छत्तीसगढ़ में विगत 2.5 वर्षों के अंदर में नहीं हो रहे हैं। जिस ड्रग्स की बात कभी होती नहीं थी, हमने सुना नहीं था, वो ड्रग्स जिस तरीके से आईबीसी के माध्यम से ही दिखाया गया कि ड्रग्स के कारोबार यहां पर चल रहे हैं, गांजे के कारोबार चल रहे हैं, नकली नोटों का काम चल रहा है, हत्याएं, बलात्कार लगातार हो रही है। और मुझे तो लगता है कि ये सब के पीछे यदि कोई सबसे बड़ा कारण है तो वो है कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस सरकार का राजनीतिक संरक्षण ऐसे लोगों को।
देखिए, एक विषय को और मैं जोड़ना चाहता हूं। कल की ही घटना है कि यदि किसी अपराध में, कल एक वीडियो वायरल हुआ था कबीर नगर का, कांग्रेस के नेता का, जिस तरीके से छेड़छाड़ हुई, बलात्कार की घटनाएं हुई, और उसके बाद कांग्रेस के नेताओं को संरक्षण वहां पर विशुद्ध रूप से वायरल हुआ। ये सब चीजें देखिए, बगैर संरक्षण के इस तरह से इतनी तेज गति से अपराध नहीं होते। अपराध होते हैं, मैं स्वीकार करता हूं। यदि बीजेपी की सरकार थी उस समय भी अपराध होते थे, लेकिन अपराधों की संख्या और सभी प्रकार के अपराधों की संख्या जिस तेज गति से बढ़ी है, या तो राजनीतिक संरक्षण है, या राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं है, कमजोर है सरकार, और सरकार की प्राथमिकताएं दूसरी है, उनको कहीं किसी प्रकार से कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस प्रकार का, चाहे मैं आपके रेत अवैध उत्खनन की बात करूं, या फिर मैं जिस तरीके से जो जनप्रतिनिधि उनकी पिटाई की बात करूं, या कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जिस तरीके से थानों के अंदर में उधम मचाया जा रहा है, या फिर कल एक प्रकार की घटनाएं हैं, नेताओं का फोन वहां पर जाता है, ये मालूम होते हुए कि लड़की से छेड़छाड़ हुई, बलात्कार, उसके बाद भी इस तरह के फोन जा रहे हैं, तो मुझे लगता है इसी को संरक्षण कहा जाता है। और आपने कहा कि हम पॉलिटिकल आरोप नहीं, देखिए, इन सब पर नियंत्रण कौन करेगा? जिसके पास ताकत हो, जिसके पास पावर हो, वही तो कर सकता है, जिसके पास कानून के अधिकार हो। तो निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार के पास, और सरकार को इसमें गंभीरता के साथ में, आप 15 साल करके अपनी कमियों को आप छिपा नहीं सकते। हर एक असफलता के पीछे आप, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार 15 साल में ऐसा हुआ, सत्ता आपको सौंपी है जनता ने, बड़े बहुमत के साथ में सत्ता ने सौंपी है। क्या केवल यही दिन देखने के लिए कि जिस छत्तीसगढ़ में कभी ड्रग्स से कारोबार नहीं होते, वो ड्रग्स से कारोबार? मैं धन्यवाद देता हूं आईबीसी परिवार को, जिन्होंने ड्रग्स के मामले को सामने लाया। तो कुछ प्रकरण पकड़ाए, लेकिन कुछ प्रकरण पकड़ाए तो यह समझ सकते हैं कि इस प्रदेश के अंदर में कितनी बड़ी मात्रा में ये सब कांड हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को केवल ये कह के समय व्यतीत करे, मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये केवल राजनीतिक लाभ हानि के दृष्टिकोण से नहीं है, ये हमारी छत्तीसगढ़ की जो युवा पीढ़ी है, छत्तीसगढ़ के जो आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए एक नुकसान है। और जिस तरीके का कल्चर है, जिस तरीके की चीजें सामने आ रही है, इसमें कहीं मुझे कहने में संकोच नहीं कि जो युवा पीढ़ी है, जो थोड़ी सी खुलकर पुराने समय का हिसाब नहीं है, यदि इस तरह की चीजें उनको बहुत सरलता के साथ में उपलब्ध होगी, तो निश्चित रूप से हमारी युवा पीढ़ी एक गलत दिशा के अंदर में जाएगी। और उन पीढ़ियों को बचाने का काम, उन युवाओं को बचाने का काम राजनीतिक रूप से पुलिस का भी है और सरकार का भी है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ में मुझे कहना पड़ रहा है कि सरकार हर मामले में कमजोर है, चाहे वो डेवलपमेंट की बात करूं, चलिए, आप थोड़ा विषय से भटक रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा जी से हमारा संपर्क हो गया है। शर्मा जी, आपने संजय श्रीवास्तव जी को भी सुना होगा, उनका कहना है कि सरकार या तो नियंत्रण नहीं कर पा रही, या फिर ऐसे लोगों पर संरक्षण है। जी, देखिए, सबसे मुख्य बात तो यह है कि श्रीवास्तव जी का ये कथन और ये आरोप तो बहुत ही मतलब अनुचित है कि सरकार का संरक्षण है। छत्तीसगढ़ में सरकार चल रही है, छत्तीसगढ़ की सरकार कानून पर विश्वास करती है। अगर पिछले 2.5 साल का अगर पूरा आंकड़ा आप देखेंगे तो अपराध जरूर घटित हुए हैं। समाज के बीच में कौन अपराधी है, कौन अपराधी नहीं है, कौन अपराध करता है, कौन अपराध नहीं करेगा, इसकी जानकारी 100% इसको रोक पाना न कभी संभव हुआ है, न आगे भी कभी संभव होगा। मगर ये राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप का प्रश्न है, यहाँ जो अपहरण हुए उनको तत्काल पकड़ा गया, यहाँ जो कत्ल हुए उनको तत्काल पकड़ा गया, जिन्होंने गलत काम किए उस पर कार्रवाई की गई। और मैं अगर कहूं कि ये जो नकली नोट बनाने वाले हैं ये मध्य प्रदेश से आए, तो वहां तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या कहना उचित होगा? दरअसल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो कह दिया था कि भाई जब हम नया नोटबंदी का कानून लागू कर रहे हैं, इससे नोटबंदी के लागू होने के बाद नकली नोट और ब्लैक मनी सब बंद हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नक्सलवाद भी रुकेगा, आतंकवाद भी रुकेगा। और अगर मैं गिनाना शुरू करूं पिछले 15 साल की मैं गिनाना नहीं चाहता, संजय भाई को बहुत अच्छी तरह याद है झीरम में क्या हुआ और कई आदिवासी छात्रावास में क्या हुआ, कौन कौन सी घटनाएं हुई, इसको गिनाने की आवश्यकता नहीं है। मगर बात दरअसल ये है आरोप प्रत्यारोप करना और राजनीति करना और अपराध को रोकने के लिए सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों को अनदेखा करना, ये बिल्कुल सर्वथा अनुचित है। अगर यहाँ अपराध हुए भी हैं तो अपराध पकड़े गए हैं, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ की सरकार किसी भी अपराध या अपराधियों को अनदेखा करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ एक शांति वाला प्रदेश है और हम अपने छत्तीसगढ़ में शांति रखना चाहते हैं। और मध्य प्रदेश के लोग आकर के यहाँ नकली नोट बनाएं और मध्य प्रदेश में जाके चलाएं, वहां के सरकार को भी इस विषय में थोड़ी गंभीरता के साथ सोचना चाहिए। कहीं और ऐसे लोग तो सक्रिय नहीं है, इस बात की जानकारी मध्य प्रदेश की सरकार को लेना चाहिए। संजय श्रीवास्तव जी, सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ बने हुए।
ब्रेक पर जाने से पहले सुरेंद्र शर्मा जी से बात हो रही थी। सुरेंद्र जी, आपसे एक सवाल है, जो नकली नोटों का कारोबार हो चाहे ड्रग्स का कारोबार हो, इन सब के लिए राज्य की पुलिस में एक एसआईटी, एक अलग से एक विंग की मांग रही है बरसों से, और उसकी आवश्यकता भी महसूस की जा रही है, लेकिन बल की कमी के चलते इस तरह का जो गठन है वो नहीं हो पा रहा है। तो क्या आप कोई प्रयास करेंगे, सरकार से कोई बात करेंगे? क्योंकि अलग अलग पुलिस अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना था यदि सरकार इस दिशा में कुछ काम करे, इस तरह का कोई नया संगठन पुलिस के अंदर एक खड़ा करे, ताकि इस तरह की चीज़ों पर लगाम लग सके, खासतौर पर ड्रग्स के मामले में, नारकोटिक्स के मामले में, नकली नोट के मामले में, और इस तरह के जो बड़े क्राइम होते हैं जो अलग अलग राज्यों की सीमाओं के अंदर होते हैं, अंतर्राज्यीय होते हैं, वो एक ज़िले तक सीमित नहीं होते हैं। इसके लिए कोई आप प्रयास करेंगे या सरकार को कोई सुझाव देंगे? नहीं, निश्चित रूप से सरकार इस पर मिश्रा जी विचार कर ही रही है। जैसे मान लीजिए साइबर क्राइम होता है, अब ये एक नया एकदम टेक्नोलॉजी है, लोगों के साथ ठगी होती है और उसमें एक बहुत ही कुशल लोगों की आवश्यकता होती है। उसी तरह जैसे नारकोटिक्स का मामला है या गांजा का मामला है या नकली नोट छापने का मामला है, ये एक बड़ा मतलब एक अपराध का एक विशेष तरीके से सब चीज़ों को अंजाम दिया जाता है और इसके लिए विशेषज्ञों की और एक विशेष टीम की आवश्यकता सरकार महसूस कर भी रही है, इस पर विचार भी कर रही है। अब सरकार की जो तमाम वित्तीय स्थिति है, इन सब चीज़ों को विचार करते हुए सरकार निश्चित रूप से इसमें पहल करेगी। मगर मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहता हूं कि पिछले 2.5 सालों में जिन अपराधों पर जिस तरह से नियंत्रण करने की कोशिश हुई है, जिस तादाद में यहाँ नारकोटिक्स पकड़े गए, जिस तादाद में यहाँ गांजा पकड़ा गया, जिस तादाद में अपराधी पकड़े गए, तो निश्चित रूप से सरकार की कोशिश का ही परिणाम है। ये एक 2.5 साल में ही गांजा बिकना शुरू नहीं हुआ है, या जो ड्रग्स हैं वो 2.5 साल में ही बिकना शुरू नहीं हुआ है, या ऐसा नहीं हुआ कि छत्तीसगढ़ जो है अचानक 2.5 साल में अपराध का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया हो। दरअसल में ये प्रक्रिया बहुत पहले से थी, पहले इसमें बड़ी ढिलाई होती थी और या फिर इन मामलों को दबाया जाता था। इस वजह से लोगों के संज्ञान में नहीं आया। अब जब अपराधी पकड़े जा रहे हैं, बड़े बड़े खेप पकड़े जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे अपराध बढ़ा हो। वास्तविक में अपराध बढ़ा नहीं है, अपराधी अधिक तादाद में पकड़े जा रहे हैं, अपराधियों को दंडित करने की प्रक्रिया में तेजी आई है। इस कारण ऐसा लगता है कि अपराध में कुछ वृद्धि हुई है। इस सरकार जरूर इन सब चीजों को नियंत्रित करने के लिए एक समूह बनाने पर विचार कर सकती है, विचार कर रही है और निश्चित रूप से हम भी इस विषय में आपकी इस चिंता से सरकार को अवगत कराएंगे। संजय जी, सुरेंद्र शर्मा जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि इस सरकार के दौरान इस तरह के अपराधियों को पकड़ने का एक क्रम शुरू हुआ, जिसके कारण ये सामने आ रहा है। और उनका कहना है साफ तौर पर है कि केवल 2.5 साल में नहीं हुआ। ये तो मैं भी मानता हूँ, केवल 2.5 साल में एक अचानक से ड्रग्स या गांजे का कारोबार या नकली नोटों का कारोबार नहीं शुरू हुआ, ये पहले से भी चलता रहा है। क्योंकि हम खबरों में की दुनिया में हैं, तो इन सब खबरों से हमारा वास्ता होता रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार ने ज़्यादा अच्छे ढंग से इस तरह के अपराध पर नियंत्रण करने का काम किया है? और आपकी पार्टी, यदि आपकी पार्टी को लगता है कि सरकार इस दिशा में काम नहीं कर रही, तो आपने इसके लिए कोई जन आंदोलन या कोई इस तरह का एजुटेशन या विरोध प्रदर्शन या सरकार को ज्ञापन देने का काम आपकी पार्टी ने 2.5 साल में किया क्या? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है और बिल्कुल मैं इस बात को नहीं मानता कि कोई पुराने समय में ये होता था और ये 2.5 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता कमजोर दलील देते हैं कि जब इस तरह की कोई अपराध की घटनाएं होती हैं तो कहते हैं कि पहले से चल रहा है। उसका कोई आधार है क्या? उसकी कोई डेटाज है क्या? उसका कोई कारण है क्या? मैं तो ये कहता हूं कि आपने उन्मुक्त वातावरण दिया अपराधियों को, आपने उन्मुक्त संरक्षण दिया है, इसलिए कारोबार बढ़ रहे हैं आपके समय में। और यदि 100 में से आप 4 को पकड़ के ये कहें कि हम पकड़ रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं है, ये केवल दिखावा मात्र है सरकार का। जिस तरीके से जो चीजें कभी नहीं होती थी वो चीजें आप ये कहकर बच नहीं सकते। आपकी जिम्मेदारी है, सरकार में है आपकी जिम्मेदारी इन सब चीजों को रोकने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है ठीक है, हम विपक्ष में हैं, हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो सरकार घबराती है। यदि हम एक बात करते हैं तो 15 वर्ष की बात करने लगते हैं कि पहले से चल रहा है, कोई बगैर किसी तथ्यहीन आधार के कहते हैं। यदि देखिए सीमावर्ती जिले हैं, आपकी पुलिस साइड क्यों नहीं? अभी ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में है बीजेपी की सरकार, तो खटाक से उन्होंने कहा मध्य प्रदेश, और ये बच गए। उड़ीसा में किसकी सरकार है? एक कॉरिडोर का निर्माण हो गया, उड़ीसा से गांजा आता है महासमुंद से रायपुर होते हुए कहां निकलता है?
आपकी पुलिस क्या कर रही है? कभी आप कहते हैं हमारा पुलिस प्रशासन बहुत टाइट है, हम तमाम प्रकार की, और आपने कहा कि कई प्रकार की इनकी समिति ही गठित हो रही है। पिछले 3 साल से कहीं कोई नया विषय आता तो हम इसका निर्माण करेंगे, हम ये कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी धरातल पर काम करती दिखाई कभी नहीं देती है। मुझे लगता है देखिए, सबसे पहली चीज है कि किसी भी प्रशासन की सफलता के लिए पुलिस प्रशासन हो या राज्य शासन, उनका नियंत्रण इस पर होना चाहिए। शराब के मामले को हम लगातार कह रहे हैं, आप बिल्कुल बात नहीं मानते। नहीं, शराब तो शराबबंदी होगी नहीं, आपने वादा किया था। कोचिया लगातार शराबों को बेच रहे हैं, तो आप कहेंगे नहीं डॉक्टर रमन सिंह ने शराब बेचना प्रारंभ कर दिया। अब गांजा भी है, अब अफीम भी है, अब नकली नोट भी है, तमाम प्रकार के अपराध और यहां तक कि दुर्भाग्य के साथ, लेकिन जनता बेहतर जानती है कि किसके कार्यकाल में क्या हो रहा है, और अचानक से इस तरह की गतिविधियां सामने नहीं आती हैं। इसके पीछे एक लंबा अरसा होता है, और ऐसे जो अपराधी हैं वो समय के साथ पनपते हैं। खैर, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की गतिविधियों पर लगाम लगाए, यदि चल रही हैं, और यदि इस तरह की गतिविधियों की जानकारी सरकार को नहीं है तो उसको अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत करने की ज़रूरत है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।